पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 136वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। संघात आत्मा है, देह इंद्रिय आदि का जो पूरा संघात है ये आत्मा है या इससे अतिरिक्त आत्मा कोई तत्व है, अथवा इस संघात में भी जो अलग अलग विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं इनमें से कोई आत्मा है या ये सारे ही पृथक पृथक आत्मा हैं। इन सब बातों पर चर्चा हो रही है और उसमें जो पीछे विषय उठाया गया था कि संघात को यदि हम आत्मा मानते हैं तो वहां दर्शन और स्पर्शन जो क्रियाएं हो रही हैं, देखना और अन्य जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, तो वहां एक अर्थ कोई मानना पड़ेगा जो कि इनका संघात करता है, प्रतिसंधान करता है, इनको मिलाता है, और वो उसमें इंद्रियों में सिद्ध हो नहीं सकता। और संघात को यदि आत्मा मानेंगे तो प्रतिसंधान वाला जो कार्य है, जो ज्ञान प्राप्त हुए हैं उन ज्ञानों को जोड़ना परस्पर, कि जिसको मैंने छुआ उसी को देख रहा हूं या जिसको देखा उसी को छू रहा हूं, ऐसे जो प्रतिसंधान होता है, उनका मिलान होता है, जोड़ होता है, वो संघात में मानने पर, और संघात में भी प्रत्येक को मानने पर, इंद्रिय के नेत्र अलग, चक्षु और ये श्रोत्र अलग इत्यादि, तो ऐसा मानने पर अब प्रतिसंधान की जो समस्या थी, प्रतिसंधान न होना, इसकी निवृत्ति नहीं हो पा रही है। जो प्रथम सूत्र के भाष्य का अंतिम अंश था, अंतिम पंक्ति, कि अनिवृत्तम ही संघाते प्रत्येकम विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम, विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम, अलग अलग विषय का जो ग्रहण हुआ है, ज्ञान हुआ है, उसका अप्रतिसंधान, उनका आपस में जुड़ न पाना, वह अनिवृत्तम, वो निवृत्त नहीं हो पाया, क्योंकि दोष है ये, अप्रतिसंधान दोष है। हाँ, संघात को मानने पर जो है, संघात को आत्मा मानने पर विषयांतर ग्रहणस्य, और विषयांतर ग्रहण भी कैसा है, प्रत्येकम, प्रत्येक इंद्रिय का विषय अलग अलग, प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग विषय है। अब उस विषयांतर ग्रहण का, उस भिन्न भिन्न विषय का ज्ञान, ग्रहण अर्थात ज्ञान, उसका अप्रतिसंधान, उनका जुड़ न पाना, ये जो दोष है ये अनिवृत्तम, ये निवृत्त नहीं हुआ। ये निवृत्त हो जाता तो हम मान लेते कि हाँ ये संघात आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहां पर और उसमें दृष्टांत भी दे दिया कि इंद्रियांतरेण इव, अर्थात जैसे अलग अलग इंद्रियों को यदि हम चेतन माने तो जो दोष वहां था कि नेत्र ने जिस रूप को देखा तो श्रोत्र उसके रूप को ग्रहण नहीं कर सकता, तो श्रोत्र को ये नहीं, नेत्र ने किसी रूप को देखा और त्वचा ने उसका स्पर्श किया, तो त्वचा ये नहीं कह सकती कि मैं उसको छू रही हूं जिसको नेत्र ने देखा है, ये नहीं कह सकती वो। ये यहाँ है पुस्तक निकाल लेना है।
तो इस तरह से ये दोष बना रहेगा। तो जिस प्रकार से भिन्न भिन्न इंद्रियों को पृथक पृथक चेतन मानने पर जो दोष आ रहा था, वो दोष संघात को मानने पर भी रहेगा, इंद्रियांतरेण इव। अब यहां पूर्व पक्षी उस पर आक्षेप करता है, खंडन करता है सिद्धांति की बात का। तो दूसरा सूत्र बोलेंगे, न विषय व्यवस्थानात्, कि आप जो दोष दिखा रहे हैं ये दोष नहीं है, इसका निराकरण हो जाएगा। तो इसमें जो न शब्द है इसके आगे अल्पविराम लगा लीजिए। हैं? ना आयतन देकर के तब लिखा हुआ। अच्छा, हाँ, तो आपके में सही है, क्योंकि न जो है ये पूर्व पक्षी ने जो पीछे कहा है, वो सिद्धांति ने, उसका इसने पूर्व पक्षी ने खंडन किया पहले, कि आप जो कह रहे हैं कि एक भिन्न आत्मा है, संघात से अतिरिक्त आत्मा है, ऐसा नहीं है। उसने अपना हेतु दिया कि विषय व्यवस्थानात्, विषय की व्यवस्था होने से, विषय का व्यवस्थान होने से, व्यवस्थान और व्यवस्था एक ही अर्थ में दोनों। तो विषय का व्यवस्थान या विषय की व्यवस्था, वहां की बोलेंगे, वहां का बोलेंगे। विषय की व्यवस्था, विषय की व्यवस्था यही दिखा रहे हैं ये इंद्रियों के विषय में, कि इंद्रियां भिन्न भिन्न विषयों को अपना अपना उनका नियत विषय है। भिन्न भिन्न विषयों ग्रहण करने पर भी एक इंद्रिय एक विषय को ग्रहण कर रही है, ये इसने हेतु दिया है। अब ये इस हेतु से ये कैसे खंडन कर रहा है सिद्धांति की बात का, ये भाष्यकार खोलेंगे। तो भाष्य में देखिए कि पहले न का अर्थ किया इन्होंने कि न देहादि संघाताद अन्यः चेतनः, यानी कि न से अर्थ लिया कि देह आदि संघात से भिन्न चेतन है, ऐसा जो सिद्धांति ने कहा, ऐसा नहीं है, यानी भिन्न चेतन नहीं है, यही है चेतन, देहादि संघात। तो देहादि संघाताद अन्यश्च चेतनः न, उससे भिन्न कोई चेतन नहीं है। कस्मात्, प्रश्न किया सिद्धांति ने, ये आपकी प्रतिज्ञा सिद्ध कैसे होगी? उत्तर दिया, विषय व्यवस्थानात्, विषय की व्यवस्था होने से। वो विषय की व्यवस्था कहाँ कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी? तो अगली पंक्ति में खोला उसको कि व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, व्यवस्थित विषयाणि, व्यवस्थिताः विषयाः येषाम् तानि, व्यवस्थित विषयाणि, बहुरी समास। व्यवस्थित है विषय जिनका, ऐसी हैं इंद्रियां ये, अर्थात एक एक इंद्रिय का एक एक विषय व्यवस्थित है, अव्यवस्थित नहीं है। उसमें दो प्रकार से अर्थ ले सकते हैं कि अव्यवस्थित में एक तो ये हो सकता है कि चक्षु कभी तो रूप को ग्रहण कर लेता है, कभी गंध को ग्रहण कर लेता है, कभी शब्द को ग्रहण कर लेता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और एक ऐसे ले सकते हैं कि चक्षु ने सेब के रूप को तो देख लिया, ग्रहण कर लिया, केले के रूप को ग्रहण नहीं कर पाया है, किसी के रूप को ग्रहण कर लेता है, किसी के रूप को ग्रहण नहीं करता, ये भी तो व्यवस्था हो गई। नहीं तो इंद्रिय दोष में ऐसा दोष कभी सुना आपने कि सेब के रूप को तो ग्रहण कर लिया, केले के रूप को ग्रहण नहीं कर पाया? जिस समय जिस विषय को देखेंगे उस विषय का बोध होगा। जब जिस समय सेब देखा तो सेब का बोध हुआ, जब केला देखा तो केला का होना चाहिए ना। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य थोड़ी है, मेरा कहने का तात्पर्य आपने समय तो बदल दिया, ठीक है, आपने पहले सेब को देखा, फिर आपसे कहा गया इस केले को भी देखो ये कैसा है, आपने कहा ये नहीं दिख रहा है मुझे, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसी अव्यवस्था भी नहीं है। और कभी रूप को देख ले, कभी गंध को ग्रहण कर ले, कभी किसी को, ऐसा भी नहीं है। यानी व्यवस्थित विषय वाली इंद्रियां हैं। दोष आएगा तो वो पूरा ही दोष आएगा। फिर वो अगर किसी को टेढ़ा दिख रहा है तो टेढ़ा ही दिखेगा, दो दो वस्तु दिख रहे हैं दो दो ही दिखेंगे। तो अव्यवस्थित व्यवस्थित विषयाणी इंद्रियाणी। अब ये इस हेतु से विषय व्यवस्थानात्, इस हेतु से ये कैसे सिद्ध कर रहा है, मतलब सिद्धांति की बात को कैसे खंडित कर रहा है। तो आगे उसने एक व्याप्ति दिखाई, वो उसमें अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध कर रहा है कि चक्षुषी असति रूपम न गृह्यते।
चक्षुषी असति, चक्षु के न होने पर रूप दिखाई नहीं देता है। और सती च गृह्यते, चक्षु है, चक्षु के होने पर रूप दिखाई देता है। होने पर का अर्थ खुला होने पर, बंद होने पर नहीं। तो चक्षु के न होने पर रूप ग्रहण नहीं होता है, होने पर ग्रहण होता है। तो ये जो एक अन्वय दिखा रहे हैं और इसका व्यतिरेक भी दिखा दिया उन्होंने कि न होने पर नहीं होता है, तो इससे क्या नियम निकलता है? तो वो नियम आगे दिया कि यच्च यस्मिन असति न भवति, जो जिसके होने पर न होने पर, यच्च यस्मिन असति, जो जिसके न होने पर नहीं होता है, सति भवति, होने पर होता है, तस्य तत् इति विज्ञायते, वो उसका होता है। जो आँख के होने पर और ना होने पर, इसके मतलब तो यही निकल गया, आँख जब खुला रहेगा उस अवस्था, आँख नहीं खुला रहेगा नहीं, वो नहीं है। तो फिर आँख के होना आँख तो विद्यमान है पहले से। वो खुला अर्थ तो आप दोनों में ले ही लेंगे, लेकिन खोलेंगे कब? आँख जब होगी आपके पास में। अंधा आदमी क्या आगे, हाँ, वो नहीं खोल पाएगा तो उसको रूप दिखाई दे जाएगा। तो एक अंधा व्यक्ति और एक नेत्र वाला, तो नेत्र वाले में तो हो गया कि होने पर, चक्षु के होने पर। अब आपको किसकी आंख तो है, खोल ही नहीं रहा है, यहाँ खोलना तो लेना ही है आपको। बंद वाली आंख नहीं, बंद वाली आंख की बात नहीं हो रही है। हाँ, तो एक व्यक्ति जो आंख वाला है, हम कहेंगे इसके ये रूप देख पा रहा है, तो यहाँ ये वाक्य घट गया कि होने पर ग्रहण हो गया, ठीक है। और जिसके नेत्र नहीं है, जो अंधा है बेचारा, तो वहां कहेंगे असति न भवति, वहां रूप ग्रहण नहीं हो रहा है। तो जिसके होने पर होता है, न होने पर नहीं होता है, उसका संबंध किससे जुड़ेगा? फिर उसी से जुड़ जाएगा। जैसे कमरे में अंधकार है, बत्ती जलाते हैं तो वस्तुएं दिखती हैं, बत्ती नहीं जलाते तो नहीं दिखती। तो रूप का दिखाना, इसमें निमित्त कौन बन गया? प्रकाश। उसको हमने अन्वय व्यतिरेक से देख लिया। जैसे कहीं कोई गंध आ रही है कमरे में, दुर्गंध ले लो या सुगंध ले लो, अब वहां देखा भी किसकी कहां से गंध आ रही है, तो एक कोई वस्तु दिखाई दी, उसको हटा के देखा तो गंध नहीं आ रही थी। फिर कमरे में लाए उसको, फिर गंध आने लगी, तो स्पष्ट हो गया कि गंध उसी से आ रही है। जुड़ गया संबंध। तो अन्वय व्यतिरेक से हम निश्चय तक पहुंच जाते हैं कि इसका संबंध किसके साथ हो सकता है, इस प्रकार से। ऐसे ही वातावरण, जैसे मान लो किसी को कोई कहीं का जलवायु अनुकूल नहीं पड़ रहा है, किसी अन्य स्थान पर अनुकूल पड़ जाता है। आप इसको कई बार करके देखा, वहां गए अनुकूल पड़ गया, फिर उधर आए फिर प्रतिकूलता, फिर वहां जाके देखा फिर अनुकूलता, फिर यहां प्रतिकूलता, तो निश्चय हो गया कि ये जलवायु मुझे अनुकूल पड़। वैज्ञानिक परीक्षण कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं। वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला में जो बार बार करते हैं परीक्षण, स्थान बदल बदल के करेंगे, समय बदल बदल के करेंगे, और दूसरे वैज्ञानिक को लाएंगे कि तू भी करके देख ले। अब सारे वैज्ञानिकों का एक ही परीक्षण हुआ, एक जैसा ही। स्थान बदल के देखा तब भी वैसा ही परीक्षण हुआ। जैसे मान लो पानी का देखा कि पानी कितने तापमान पर उबल जाता है, तो परीक्षण करके देखा, एक बार देखा, दो बार देखा, सुबह देखा, शाम को देखा, इस स्थान पर देखा, उस स्थान पर देखा, इस वैज्ञानिक से दिखवाया, उस वैज्ञानिक से दिखवाया, सब में एक ही उत्तर आया कि 100 डिग्री तापमान पर पानी उबल लगता है। सिद्धांत बन गया। तो अन्वय व्यतिरेक से ये निश्चय हो जाते हैं। अन्वय का अर्थ क्या हुआ? होने पर होना, व्यतिरेक न होने पर न होना, तो संबंध जुड़ जाता है उससे। तो यहां भी ऐसे ही कि चक्षुषी असति रूपम न गृह्यते सति च गृह्यते। तो यच्च यस्मिन असति न भवति सति भवति तस्य तदिति विज्ञायते, वह उसी का होता है। तो इस तरह से रूप का ग्रहण चक्षु से ही होता है, ये निश्चय हो गया। तो ये व्यवस्थित विषय वाली चक्षु इंद्रिय हो गई, ये निश्चय हुआ। तो इसीलिए कहा कि तस्माद रूप ग्रहणम चक्षुषः, रूप ग्रहण, रूप का ग्रहण सामर्थ्य वो चक्षु का है। चक्षु रूपम पश्यति, चक्षु रूप को देखता है। ये चक्षु में कौन सी
विभक्ति और कौन सा वचन है ये? चक्षु प्रथम व्यक्ति एक वचन। सत्यपति जी बताएंगे सही तरह से गुरु जी हैं। अब ये तो चक्षु ये बताएगा, क्या नाम इसका? रोहित बता, कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है ये? प्रथमा के वो एकदम तो नपुंसकलिंग के दृष्टिकोण देखा जाए ना, चक्षु पश्यति क्रिया है तो पश्यति क्रिया का तो चक्षु एक वचन का आएगा और कर्ता। हाँ तो अभी इनको बताने दो। एक वचन के रूप क्या में है? मतलब है ही नहीं कोई वचन ये तो ये कह रहा है कोई बिना वचन के नहीं, ये कह रहा है कोई नहीं है। ये कह रहे हैं हैं? आपको नहीं कह रहे। ये प्रथमा का एक वचन ही है, लेकिन ये दीर्घ कैसे हो गया? बात ये है जे चक्षु दीर्घ उकार, दीर्घोकार अगर मन सू लगा तो सब लोग किससे हुआ, ये दिमाग लगा रहा था। क्या बनता है प्रथमा के क्वेश्चन में? फिर बोलिए। अभी आप रूप बोल रहे थे ना? हाँ, प्रथमा का ये क्वेश्चन क्या बनता है? प्रथमा का ये क्वेश्चन चक्षु ही बनता है। फिर बोले एक बार स्पष्ट। चक्षु मतलब विसर्ग नहीं है? विसर्ग तो होना चाहिए वही तो आप बोलो ना, ये क्या बनता है वो बोलो पहले आप। चक्षु बनना। चक्षु हो। विसर्ग कब होते हैं? खर परे हो या अवसान हो। है यहाँ पर, है यहाँ ऐसा? आगे आ रहा है रूपम, कहाँ है अवसान और कहाँ है खर? फिर समझो बात के लिए, विसर्ग कब होते हैं? खर या अवसान, इन दोनों में से कोई स्थिति है? नहीं है। अब नहीं है तो विसर्ग जब नहीं होते हैं तो क्या होता है? आप एक कदम पीछे हट जाएंगे, विसर्ग किसके स्थान में होते हैं? रेफ के स्थान में। तो आपको रेफ बोलना पड़ेगा या नहीं? आपने विसर्ग तो किए नहीं, तो रेफ को तो गायब नहीं कर सकते। अगर रोटी नहीं बनाई है तो परात में आटा तो रखा ही है। अच्छा, चक्षुर हो जाएगा तो फिर उससे क्या नाम है? तो दो रेफ हो गए, दो रेफ में एक रेफ का लोप हो जाएगा, रोरी। और जब रेफ का लोप होता है ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना। ये बात है ये। नहीं वो तो ठीक है गुरुजी, दीर्घ तो हो गया। तो और क्या समस्या रहेगी अब? रेफ कहाँ गए? अरे रेफ का लोप होकर के ही दीर्घ होता है, ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना। रोरी से तो एक रेफ का लोप किया, तो और क्या करना था? दो रेफ। कौन से रेफ का करना था? कौन से रेफ का? प्रश्न ये उठेगा। रोरी री फरता रेफसा लोभवती। हाँ, ये चक्षुर का। तो कौन से का हुआ? तो रूपम का रेफ गया या चक्षुर का रेफ गया? चक्षुर का गया। अच्छा ठीक है, बस समझ गए। मैं पीछे आगे पीछे नहीं देखा। आगे से करते हैं। ठीक है, मैं हाँ, ये देखा ना, ठीक है। तो मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा भानु भानु भानुआ के भानु की तरह न कर लो चक्षु को, द्विवचन आगे संबंध नहीं, द्विवचन आ गया वो। तो चक्षु रूपम पश्यति, ये निश्चय हो गया कि चक्षु रूप को देखता है। एवं घ्राणादिषु अपीति। गुरुजी इसी शब्द के ऊपर हमारे निदेशक से थोड़ा संस्कृत पढ़े हुए, लंबी चौड़ी बहस हुई 3 साल तक। तीसरी साल में अंत में जो जमा करने लगे, तो हर बार मैं वो निरोग करके ले जाऊं, वो काट दें, तो मैं चलाता था। मैं क्यों बहस करूं? जब फाइनल जमा करने के लिए गया, नालायक कहेंगे, मैं निरोग काट देता हूँ, तो जो है गाना निरोग लिखते हो बार बार। तो मैंने गुरुजी आप भी संस्कृत पढ़े और मैं भी थोड़ा पढ़ा हूँ, तो मुझे थोड़ी याद है गुरुजी। फिर ये नियम ऐसा सूत्र, तो फिर यही सूत्र लगेगा नहीं क्या? इसलिए मैं जो है गाना और प्रमाण भी दिखा देते कि 1-2 कपिल देव वगैरह निरोगी लिखा है, तो ये प्रमाणिक व्याकरण भी है, आयुर्वेद भी दिखा है। बोला अच्छा, इसलिए मेरे दिमाग में ठीक है। जब सूत्र दिखा दिया तो मान गए। नहीं, इसमें कोई व्यक्ति आपको कुतर्क भी कर सकता है। वो ये कह सकता है कि उपसर्ग 2 हैं, निर और नी। हाँ। वो कहेगा नी है यहाँ पर। अब आप क्या उत्तर दोगे? हमने तो प्रयोग किया तो नहीं, अब इसका उत्तर दो कि उसने कहा कि निर है ही नहीं, हम तो नी को मानेंगे। तो मानोगे तो ठीक है, नी उपसर्ग भी है। हाँ। लेकिन अब प्रश्न उठेगा कि निरोग या निरोग का अर्थ का हम ले क्या रहे हैं? तो क्या अर्थ ले रहे हैं? हम तो निरोग, रोग का अभाव। अभाव। हाँ। और वो जो नी आता है अकेला, अच्छा। वो प्रायः करके निश्चित अर्थ में आता है। तो वहां निरोग का अर्थ हो जाएगा निश्चित रोग है ये। ये अपनी यहाँ मेरा दिमाग नहीं जा रहा। और यहाँ है निरोग, निर ही है यहाँ।
रोग का हाँ, अभाव। गुरुजी अब एक समाज और नहीं समझ में आया, अब तक नहीं समझ में आया था, आज देखो क्लियर हो गया बात। कहीं कहीं निरोग शब्द भी जो है हर्ष वाला भी हिंदी साहित्य में प्रयोग हुआ, हाँ, हुआ है। वो रोग अर्थ में नहीं है ना, वो निश्चय के अर्थ, वो निश्चय के अर्थ में आता है प्राय करके। अच्छा, ये भी 3 है, एक और है। हाँ, एक तो नी हो गया, एक निर हो गया, एक निस भी है। जैसे आप गिनेंगे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, नी, निस, निर, दुस, दुर, ये 2 ही हैं। इसमें 2 अलग से नहीं, अकेला। नी में 3 है, नी, निस, निर, दुस, दुर, वी, अधि, सुत, परिप्रति, अभि, अति, अपि, उप, आंग। इस तरह से ये समाधान हो गया। नी, निस, निर। अब आखिरी में क्या है, उसका नी सब में है। अच्छा, और ये जो निस आता है प्राय करके, ये भी निश्चय में आता है। जैसे निश्चय शब्द में ही स्वयं निस है। निश्चय में भी ये निरोग में गुरुजी ह्रस्व है, दीर्घ है? नीरोग, नीरोग वही तो बात हो रही थी अभी। अगर ह्रस्व जो कहीं कहीं दिखाया जाता है वहाँ, हाँ, तो ह्रस्व गलत हो जाएगा ना, अर्थ नहीं रहेगा उसका। जिस अर्थ में हम ले रहे हैं, निश्चय रोग होगा। हाँ, जिस अर्थ में हम ले रहे हैं, यहाँ पर वहाँ निश्चय रोग होगा। जैसे हम नी को ले लें, जैसे मैं निश्चय अर्थ बताया अभी, हम वेदों को क्या बोलते हैं? वेदों के वाचक कई शब्द हैं, आगम और निगम। अब निगम में नी है। अब क्यों हम कह रहे हैं निगम वेद के लिए? जो निश्चित रूप से अर्थ को जनाता है, या जिसके द्वारा हम निश्चित रूप से अर्थ को जानते हैं। निश्चितम गम्यते अनेन, अथवा निश्चितम गमयति अर्थम, दोनों प्रकार से। आप अंतर्भावित अर्थ ले लें या नीच करके उसका लोप करते हैं निरनिटी से, तो इस तरह से निगम शब्द में नी का अर्थ निश्चय ही हुआ। बहुत जगह मिलेगा आपको ऐसा। तो घ्राणादिषु अपि, घ्राण आदि में भी यही हो जाएगा कि हर इंद्रिय अपने अपने अर्थ में व्यवस्थित है। अब इसने जो वाक्य बोला आगे, उससे अपनी बात को कहना चाह रहा है कि तानि इंद्रियाणि इमानि स्व स्व विषय ग्रहणात् चेतनानि। कहाँ पहुंचाना चाह रहा है ये? यानी पूर्व पक्षी की बात को जो उसने कहा था कि एक भिन्न व्यतिरिक्त संघात से व्यतिरिक्त आत्मा है, उसका इसने खंडन कर दिया। और खंडन कैसे कर रहा है कि मैंने अभी आपको दिखाया कि हर इंद्रिय एक एक विषय को ग्रहण करने वाली है। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि तानि इंद्रियाणि इमानि स्व स्व विषय ग्रहणात्, अपना अपना विषय ग्रहण करने से चेतनानि, ये सारी चेतन है। आप व्यतिरिक्त को क्यों ले रहे हैं? चेतनानि के आगे अल्प विराम लगा लीजिए। अब उससे निश्चय हुआ कि इंद्रियाणाम भाव अभावयोः विषय ग्रहणस्य तथा भावात्। ये चेतन क्यों है? उसमें हेतु दिया कि इंद्रियों के भाव और अभाव से, इंद्रियों के होने और न होने से। अब इसमें एक एक इंद्रिय को ले सकते हैं आप कि चक्षु के होने न होने से, श्रोत्र के होने न होने से, विषय ग्रहण से तथा भावात्, विषय के ग्रहण का भी वैसा होने से। ये अभाव, यहाँ दोनों बात लगा लेंगे आप। तथा और न भी लगाएं तो तथा और भाव। अगर आप अभाव न भी कहें तो तथा भाव का अर्थ होगा कि वैसा होना। अब वैसा होना इंद्रिय नहीं है तो विषय का ग्रहण न होना, ये वैसा होना ही तो हुआ। और इंद्रिय है तो विषय ग्रहण होना, ये भी वैसा होना ही हुआ। और यदि अभाव भी और भाव दोनों को जोड़ेंगे तो इंद्रिय के होने से तथा भावात विषय उस प्रकार से ग्रहण होता है, इंद्रिय के न होने से तथा अभावात विषय वैसा ग्रहण नहीं होता। ऐसे भी ले सकते हैं। इसमें गुरुजी संगति कैसे बैठे? इसके कह दिया भाव अभावयोर विषय ग्रहणस्य तथा अभावात, जब भाव और अभाव कह दिया तो यहाँ तथा अभावात कहने के क्या? विषय ग्रहण ये इंद्रिय के साथ में है, ये भाव अभाव है इंद्रिय के साथ में, और वहाँ विषय के इंद्रिय से विद्यमान सती। हाँ, अभाव विषय से, हाँ विषय से, इंद्रिय से नहीं। अच्छा, विषय से विद्यमान। हाँ, वहाँ विषय वैसा होगा। इंद्रिय के होने पर और इंद्रिय के न होने पर दोनों ही अवस्थाओं में विषय का भी उसी प्रकार से ग्रहण होगा और नहीं होगा। ये तथा भावात का अर्थ हो गया। भाव इंद्रियों के साथ है, दूसरा विषय के साथ। हाँ। एवं सती,
अब जब ये पूरा निश्चय हो गया, सिद्ध हो गया, तो ऐसा होने पर किम अन्य चेतन है ना, फिर अन्य चेतन की क्या आवश्यकता है? इसने एक मूल चेतन हटा ही दिया। हाँ, अब इस सूत्र के द्वारा इसने चेतन अनेक माने, एक एक इंद्रिय को एक एक चेतन के रूप में लिया, ठीक है, और हेतु दिया विषय व्यवस्थानात्। हाँ, अन्य चेतन से क्या लेना, अन्य चेतन की क्या आवश्यकता है? अन्य चेतन क्या होगा? इतने सारे चेतन आपको मिल गए, आप एक चेतन के पीछे पड़े, आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, तो कौन सा अच्छा रहेगा, एक चेतन या बहुत सारे? ना एक चेतन के हैं ना, सामने जब हो रहा है बहुत चेतन का क्या मतलब, एक चेतन के तो एक चेतन की क्या आवश्यकता है मानने की? बहुत सारे आपके पास में हैं, तो ये तो बहुत चेतन है। आप तो और ज्यादा संपन्न हो गए अब। एक चेतन था इसमें 5 दिखा दिए, और ही बढ़ जाएंगे, और भी बढ़ेगा, आगे तक जाएंगे। तो किम अन्य चेतने न, यही कह रहे हैं जो परिगणन कर दी गई, फिर अन्य चेतन से क्या ये बोल रहे क्या? नहीं, इंद्रियां सारी हैं, ये अलग अलग चेतन हैं ये। तो आप इस पूरे इंद्रिय और ये सारा जो पूरा अवयवी है, ये अवयव है इंद्रियां इत्यादि, ये पूरा अवयवी संघात, इससे अतिरिक्त आप चेतन के पीछे क्यों पड़े हो? ये हैं तो इतने सारे चेतन, ये क्या कम पड़ रहे हैं क्या? जितने इंद्रियां आप किसी अन्य चेतन की खोज में क्यों लग रहे हो? ये हैं चेतन बहुत सारे, ये अपना अपना काम कर रहे हैं सब। क्योंकि सिद्धांति अन्य चेतन की बात कह करके आया था ना वो, तो ये कह रहे अन्य चेतन पे क्यों जाते हो, यही चेतन है, जितना विद्यमान है उसी को स्वीकार करो, आप दूसरे के पीछे क्यों भाग रहे हो? तो सही रहेगा ये ना? सही नहीं, मतलब वो अपने दृष्टिकोण देखा है तो हाँ, तो अपने दृष्टिकोण से ही देख रहा है पूर्व पक्षी, तो ठीक है कि आंख अलग चेतन है, श्रोत्र अलग चेतन है, नासिका अलग चेतन है, तो ठीक है, ये हो जाएगी व्यवस्था। ऐसे व्यवस्था ही घटेगी, क्या समस्या आएगी? समस्या मान लीजिए चेतन दृष्टिकोण से, जैसे घ्राण नासिका है, हम घ्राण के सुना, नेत्रों ने रूप को देखा, कान के शब्दों को सुना, ये अपने अपने दृष्टिकोण से एक अलग अलग लिया, सबने ग्रहण कर लिया अपना अपने, कोई समस्या नहीं। सबसे बड़ी समस्या यह आएगी कि आंख का ग्रहण किया हुआ आंख को ही रहेगा, कान वाले को शब्द का नहीं होना होगा, जबकि जो है जो अन्य चेतन है वो 5 इंद्रियों का ग्रहण किया हुआ विषय एक साथ वो ग्रहण करता है। एक साथ तो होता नहीं, अब एक विषय की एक इंद्रिय ने एक विषय की वो, अब जब ये घ्राण किया तो नेत्रों ने थोड़ी उस घ्राण के बारे में कुछ बता देगा, कान ने जैसे सुनूंगा तो कान अपने विषय के देगा ना, दूसरे विषय के कैसे देगा? जो हमें एकत्व तो आगे समस्या इसे कहते हैं प्रतिसंधान, वो नहीं हो पाएगा। आप ये वाक्य नहीं कह सकते कि जिसको मैंने देखा मैं उसी को छू रहा हूँ, ये वाक्य बोलोगे आप? ये मैं कौन है? अब जिसको मैंने देखा, ये मैं कौन है इस समय? आँख ही तो है, नहीं आँख ही तो कहेगी मैं देख, जिसको मैंने देखा। भाई देखने काम कौन कर रहा है? मैं। अच्छा, जिसको नहीं, अभी जैसे वाक्य बोल रहा हूँ मैं कि जिसको मैंने देखा, तो पहले वाले जो मैंने शब्द बोला मैंने, ये मैं किसको कह रहा है? आँख को, उसी को मैं छू रहा हूँ, ये मैं कौन है? अब ये स्पर्श इंद्रिय पे आ जाओगे आप, तो फिर उसी को मैं छू रहा हूँ, लेकिन इस वाक्य का अर्थ क्या है? वो दोनों में एक हैं, वो दोनों में एक हैं, नहीं तो उसी शब्द क्यों आया? अलग अलग चेतन नहीं समझ में। जैसे आपने किसी फल को देखा और यजदेव जी ने उसको जाकर के छुआ अलग, और इनको पता नहीं था कि आप देख चुके हो उसको, तो क्या ये कह सकते हैं कि जिसको सत्यपति जी ने देखा मैं उसी को छू रहा हूँ? कह सकते हैं? ये कब कह पाएंगे? जब आपके छूने को भी, आपके देखने को भी जान जाएंगे। तो त्वचा अगर रूप को भी जान जाए तो कह सकती है कि जिसको मैंने छुआ, जिसको मैंने देखा उसी को मैं छू रही हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये दो अलग अलग व्यक्ति हो, एक को दिखाई न देता हो, एक को सुनाई न देता हो, हाँ, इस तरह से तो वही स्थिति है ये, तो प्रतिसंधान नहीं हो सकता, प्रतिसंधान नहीं होगा, वो आगे बात आएगी। लेकिन यहाँ अभी पूर्व पक्षी के इस हेतु को ही संदेह में ला रहा है सिद्धांती। तो आगे वार्तिक दिया है कि संदिग्धत्वात् अहेतु, आपका हेतु कैसा है? ये संदिग्ध है, और संदिग्ध होने से ये अहेतु बन जाता है, क्योंकि हेतु असंदिग्ध होना चाहिए।
अब संदिग्ध कैसे बन रहा है कि आपने जो पीछे कहा था कि भाव अभावयो हो है, तो यो अयम इंद्रियाणाम भावा भावयो हो विषय ग्रहणस्य तथा भावः, ये जो अंतिम पंक्ति में आया था पीछे कि इंद्रियों के भाव और अभाव होने और न होने से विषय ग्रहण का भी होना और न होना होता है। ये जो आपने कहा स किमयम चेतनत्वात् आहोस्वित चेतनोपकरणानाम ग्रहण निमित्तत्वात् इति संदेह्यते। अब यहाँ ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि इंद्रियों के होने न होने से विषय का होना न होना, विषय के ग्रहण का होना न होना, ये क्या इंद्रियों के चेतन होने से हो रहा है अथवा एक अन्य कोई चेतन है और उसके ये उपकरण है, इंद्रियां साधन है, इसलिए हो रहा है। अर्थात ये बात दोनों तरफ घट जाएगी और जो हेतु दोनों तरफ हो जाए वो संदिग्ध अवस्था में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम एक स्थूल उदाहरण ले लेते हैं कि एक व्यक्ति जूता खरीद करके लाया परिवार में और उस जूते को वही पहनता है, कोई और पहनता नहीं है। तो जब भी आप कहीं पर जाएंगे और वहां कमरे के बाहर यदि जूते आपको दिखाई दे गए, आपको पहले से पता है कि उसी के हैं ये, तो आप क्या ज्ञान करेंगे? अभी प्रत्यक्ष नहीं देखा उस व्यक्ति के लिए, अनुमान से क्या ज्ञान होगा कि वह व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है। कैसे पता लगा? जूते देख करके। अब ये ऐकांतिक होना चाहिए, वही पहने सदा। अब हुआ क्या कि एक दिन जो है वो जूते उसके भाई भी पहने हुए था। भाई भाई एक दूसरे का पहन ही लेते हैं, चप्पलें पहन लेते हैं। अब यहाँ पर जब जूते आप दोबारा कभी देखोगे तो क्या आप निश्चय से कह पाओगे कि वो व्यक्ति अंदर बैठा है? हो सकता है उसका भाई बैठा हो, वो पहन के आ गया हो। ऐसा संदेह कब होगा जब हम उसके भाई को पहने हुआ देख लेंगे कि उसके भाई भी पहन लेता है। कोई बाइक है, बाइक परिवार में है एक, कभी कोई चलाता है कभी कोई चलाता है, तो किसी एक से हम जोड़ पाएंगे उसको कि बाइक देख करके हम पता लगाने के व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है, बाइक खड़ी है बाहर। तो जो हेतु आपने दिया था कि इंद्रियों के होने न होने से विषय का ग्रहण होना या न होना होता है, तो ये हेतु दो जगह लग जाएगा कि इंद्रियां चेतन है इसलिए भी ये हेतु फिट हो जाएगा, लेकिन इंद्रियां किसी चेतन का उपकरण है वहां भी हेतु लग जाएगा कि चेतन एक भिन्न है, इंद्रिय उसका साधन है और वो साधन के होने न होने से, जैसे कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी होगी तो लकड़ी कटेगी, कुल्हाड़ी नहीं होगी तो नहीं कटेगी, लेकिन कुल्हाड़ी तो नहीं है काटने वाली, काटने वाला कोई और है। तो इंद्रियां स्वयं चेतन नहीं, इंद्रियां साधन के रूप में है और चेतन कोई और है, और उस और के चेतन होते हुए भी इंद्रियां जो उसके साधन के रूप में हैं, उन साधनों के होने से विषय ग्रहण होता है, न होने से नहीं होता। ये हेतु तो वहां भी लग गया। अर्थात इस हेतु के द्वारा आप अन्य जो चेतन है एक, उसका खंडन नहीं कर सकते। हो गया स्पष्ट? तो संदेह्यते, ये संदेह उत्पन्न कर रहा है आपका हेतु। चेतनोपकरणत्वेपि, चेतन का यदि हम इंद्रियों को उपकरण माने, साधन माने, तो ऐसा होने पर भी इंद्रियाणाम ग्रहण निमित्त, ये तो हो गया चेतनोपकरणत्वेपि इंद्रियाणाम, इंद्रियों का चेतन का उपकरण होने पर भी ग्रहण निमित्तत्वात्, ग्रहण का निमित्त होने से, ग्रहण के द्वारा होगा। जब उपकरण है तो उपकरण के द्वारा ही विषय का ग्रहण होगा, तो ऐसा होने से भवितुम अर्हति, ये हेतु तो वहां भी लग जाएगा और इस प्रकार से अन्य चेतन सिद्ध हो जाएगा। तो ये हेतु आपका दोनों ओर जा रहा है, उसमें आप किसी एक अर्थ में नहीं घटा सकते। दो बातें हैं कि इंद्रियों के चेतन होने से विषय का ग्रहण होना न होना हो रहा है, अथवा इंद्रियां किसी अन्य चेतन का उपकरण हैं और उन उपकरणों के होने न होने से विषय का ग्रहण होना या न होना हो रहा है। तो कौन सा उत्तर होगा इसमें? क्योंकि दोनों तरफ जा रहा है हेतु, ये हेतु दोनों ओर जा रहा है। ये इंद्रियों को चेतन मानने में भी घटित हो रहा है और अलग चेतन मानने में भी घटित हो रहा है।
अलग चेतन मानने में ये उपकरण के रूप में रहेंगी, और इन्हीं को चेतन मानेंगे तो ये चेतन रहेंगी। लेकिन आपका हेतु जब ये दूसरी ओर न जाता, केवल एक ही स्थान पर रहता, ऐकांतिक रहता, तो आप कह सकते थे कि हेतु है ये। लेकिन ये तो अनैकांतिक हो गया, ये दूसरे पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है, सिद्धांति के पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है ये तो। इसलिए अब ये हेतु न सिद्धांति का रहा न आपका रहा, किसी का नहीं रहा ये तो। मतलब वही आपने जो उदाहरण दिया, जूता वाले उदाहरण है, जूते को उदाहरण दिए थे ना। हाँ, जब एक जूते एक व्यक्ति अगर पहनते हैं, हाँ, एक ही पहनता होता लगातार तो कोई बात नहीं थी। लेकिन वहां तो कभी कोई पहन लेता है, कभी कोई पहन लेता है, पता नहीं था जो कोई। तो इसलिए सिद्धांति भी इस हेतु को नहीं दे सकता। अपने पक्ष को, अतिरिक्त आत्मा को सिद्ध करने के लिए सिद्धांति भी इस पक्ष को नहीं दे सकता। नहीं, ये हेतु दिया ही नहीं था, सिद्धांति दिया नहीं था, अभी दिया ही नहीं है। लेकिन कह रहा हूं मैं सिद्धांत, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना कि दोनों तरफ जा रहा है हेतु, ये तो अब तो सिद्धांति और नहीं बोलेगा इस हेतु को। इसलिए अब ये जो संदिग्ध होने से इन्होंने हेतु को जो है उसमें डाल दिया, अनेकांतिक बना दिया। अब यहां पर जो सूत्र में हेतु दिया था विषय व्यवस्थानात्, क्योंकि ये जो हेतु था ना, ये भाव भाव वाला, ये कहाँ था? ये जो अंतिम पंक्ति थी इसमें, इंद्रियाणाम भावा भावयोः विषय ग्रहण से तथा भावात्, ये इसका खंडन है इस हेतु का। सूत्र में जो हेतु है उसका खंडन नहीं हुआ है अभी, विषय व्यवस्थानात् वाला। लेकिन विषय व्यवस्थानात् कह करके वो यहां तक लाया था बात के लिए कि हर इंद्रिय का विषय व्यवस्थित है और उसके होने से होता है, न होने से विषय ग्रहण नहीं होता है, इसलिए सारी इंद्रियां अलग अलग चेतन है, ये उसने कहा था। तो भाव भाव के होने से विषय ग्रहण होता है नहीं होता है, ये तो संदेह में चला गया हेतु। अब जो सूत्र वाला हेतु था विषय व्यवस्थानात्, तो इसका अब कह रहे हैं कि ये जो आप हेतु दे रहे हैं, ये हेतु होने पर ही तो भिन्न चेतन सिद्ध होगा। ये इधर ला रहे हैं, इस हेतु को अपने पक्ष में ले रहे हैं अभी ये, क्योंकि इस हेतु के आधार पर इंद्रियों की चेतनता जो पूर्व पक्षी ने सिद्ध की थी उसका तो खंडन हो गया। अब उसी के हेतु को, जैसे कभी कभी हम शत्रु के ही शस्त्र को लेकर के और उस पर प्रहार करते हैं, नहीं, शत्रु के शस्त्र को छीन लिया, पिस्तौल छीन ली आतंकवादी से और उसी पिस्तौल से आतंकवादी को मार दिया। तो जो हेतु पूर्व पक्षी ने इंद्रियों के चेतन भिन्न भिन्न चेतन है ऐसा सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया था, उसी हेतु को लेकर के अब सिद्धांति चेतन भिन्न है इसको सिद्ध करेगा। वो कौन सा हेतु है? विषय व्यवस्थानात्, यही सूत्र में जो आया है दूसरे में। तो उसी का आगे भूमिका बनाई तीसरे सूत्र की कि यच्च उक्तम विषय व्यवस्थानात् इति, ये जो आपने पीछे कहा कि विषय व्यवस्थानात्, इस हेतु से क्या सिद्ध हो रहा है वो आगे तीसरा सूत्र। तो सूत्र बोलेंगे तद व्यवस्थानात् एव आत्म सद्भावात् अप्रतिषेधः। इंद्रियां पृथक पृथक विषय को ग्रहण करती हैं, ऐसा होने से ही ऐसा होने पर ही आत्म सद्भावात्, आत्म का सद्भाव, आत्मा का होना, पृथक आत्मा का होना सिद्ध होने से आपके द्वारा पृथक आत्मा के होने का खंडन, प्रतिषेध, ये अप्रतिषेध है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। तद व्यवस्थानादेव, तद से तात्पर्य जो विषय हैं अलग अलग, उनका व्यवस्थान होने से, या तद से आप तेषाम इंद्रियाणाम कह सकते हैं। तो विषय का अध्ययन करना होगा कि इंद्रियों के विषय व्यवस्थित होने से ही आत्मा के होने की सिद्धि होती है, और आत्मा की सिद्धि होने से आपका प्रतिषेध अप्रतिषेध है, ये गलत है। सूत्र का अर्थ आया पकड़ में? एक प्रतिषेध बना हो गया, निषेध हो गया। हाँ, किस बात का निषेध किया था पूर्व पक्षी ने? पृथक आत्मा नहीं है, नहीं, पृथक आत्मा है, इस बात का प्रतिषेध किया था। वही पूर्व पक्षी ने कहा जितने इंद्रिय अपना में विषय देते वो अपना। हाँ, सिद्धांति ने जो कहा उसका प्रतिषेध है। उसने क्या कहा, छोड़ो आप। सिद्धांति ने कहा कि पृथक आत्मा है, इसका पूर्व पक्षी ने खंडन किया, तो वो खंडन आपका गलत है।
क्यों गलत है? कि जिस हेतु से आप पृथक पृथक इंद्रियों की चेतनता को सिद्ध कर रहे हो, उस हेतु के होने पर ही पृथक आत्मा की सिद्धि होती है। वो यदि हेतु न हो तो पृथक आत्मा की सिद्धि ही नहीं होगी। यानी वो हेतु तो हमारे पक्ष में जा रहा है, आपके पक्ष में नहीं जा रहा है। आप उस हेतु को लेकर के इंद्रियों की चेतनता सिद्ध करना चाह रहे थे और पृथक आत्मा है इसका खंडन करना चाह रहे थे, तो वो तो सिद्ध हो नहीं सकता। और उसी हेतु से पृथक आत्मा है ये सिद्ध होता है। अब देखिए भाष्य में कि यदि खलु, अब ये अभ्युपगम, जहां भी ऐसे यदि आता है ना, अभ्युपगम, कि यदि ऐसा मान लें, कैसा मान लें? कि यदि खलु एकम इंद्रियम अव्यवस्थित विषयम सर्वज्ञम सर्व विषयग्राही चेतनम स्यात्। आया कुछ? कि यदि एक इंद्रिय, किसी एक को ले लो आप, चक्षु श्रोत्र आदि, कि यदि एक इंद्रिय कैसी हो? अव्यवस्थित विषय, अव्यवस्थित विषय यस्य, अव्यवस्थित है विषय जिसका, ऐसी हो यदि, ये स्यात् को जोड़ते जाएंगे, ऐसी हो यदि। तो अव्यवस्थित विषय का अर्थ क्या हुआ? ये इंद्रिय का है विशेषण। कैसी है इंद्रिय? यानी ऐसी इंद्रिय हो जाए, ऐसी इंद्रिय यदि हो जाए, मतलब है नहीं ऐसी इंद्रिय, कैसी हो जाए? अव्यवस्थित विषय वाली हो जाए। क्या अर्थ हुआ? अभी कैसी है इंद्रिय? अभी व्यवस्थित विषय है, एक ही विषय ग्रहण करती है, और अव्यवस्थित वाली हो जाए, रूप को भी ग्रहण कर ले, चक्षु गंध को भी ग्रहण कर ले, शब्द को भी, सबको ग्रहण कर ले, ऐसी हो जाए तो ठीक है। और दिए उसके विशेषण, सर्वज्ञम, सब जानने वाली हो जाए। सब जानने वाली से तात्पर्य, हाँ, सर्वज्ञ का अर्थ वो मतलब ना जो परमात्मा में घट रहा है, जितने विषय जाने जा सकते हैं, हैं, सर्वत्वम आधिकारिकम, मीमांसा का सिद्धांत है ये, कि जो प्रकरण चल रहा है उसी के अंदर रहना है। सर्व शब्द का अर्थ वही करना है। जैसे रसोई में कोई मीठा रखा हुआ था और बच्चा चुपके से उसमें घुस गया और वो खा गया। अब माँ ने देखा जाकर के कि अरे ये तो सारा मीठा खा गया। तो सारा क्या अर्थ है इसका? जो बाहर निकाल, सारे संसार में, पूरी पृथ्वी पर ले लें अर्थ। लेकिन वो किचन में जो था वो सारा, तो क्या हुआ ये? उस पात्र में जितना था, आधिकारिकम, सर्वत्वम आधिकारिकम, जिस क्षेत्र में, जिस प्रकरण में हम चल रहे हैं वहां का सब वो खा गया। ऐसे यहां सर्वज्ञ, तो जितने विषय हम ग्रहण कर सकते हैं, उतने में सब एक ही इंद्रिय ग्रहण कर ले, ठीक है। ऐसा यदि हो जाए, और दिया विशेषण, स्पष्ट किया, सर्वज्ञ को ही स्पष्ट कर दिया है कि सर्व विषय ग्राही, सारे विषय को ग्रहण करने वाली हो जाए। ये नपुंसक लिंग है, इसलिए हर स्वीकार है, कहीं उलझन में पड़ जाओ। इंद्रियम का है ना ये विशेषण, तो सर्व विषय ग्राही क्यों नहीं हुआ दीर्घ? अब उलझन पड़ जाएगी। सर्व विषय ग्राही, दीर्घ इकार क्यों नहीं है? इसके निचालन को होना चाहिए था, हैं? दीर्घ होना चाहिए। इसके विशेषण के रूप में लिया गुरुजी नपुंसक लिंग के। वो तो मैं नहीं कह दिया विशेषण है, वो तो मैं ही कह रहा हूँ विशेषण है। प्रश्न यह है कि दीर्घ क्यों नहीं हुआ? प्रश्न को पकड़ा करो। शौच से दीर्घ क्यों नहीं हुआ? हाँ, शौच प्राप्त असंबुद्ध आ रहा है पीछे से, संबुद्धि भिन्न सु को मांगता है। ये नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग में असर्वनाम स्थान, असर्वनाम स्थान, असर्वनाम स्थान में करता है वो। और सर्वनाम स्थान कब होता है? सुट अनपुंसकस्य। तो यहाँ कैसे कर लेगा? संबुद्धि नहीं, सर्वनाम स्थान। तो सर्वनाम स्थान तो है नहीं है।
आप कहाँ उलझन में पड़ जाते हो प्रसज्य परिदास में। अरे सीधी सी बात है कि नपुंसक लिंग के आगे जो है सुप्रत्यय आएगा उसका नाम सर्वनाम स्थान नहीं होगा, बस बात समाप्त हो गई। तो सर्व विषय ग्राही चेतनम स्यात्, यदि ये ऐसी चेतन हो जाए जो सारे विषय ग्रहण कर ले, अव्यवस्थित विषय वाली हो, सर्वज्ञ बन जाए, तो ऐसा यदि हो जाए ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर कहा आगे कस ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुयात्। फिर कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो, फिर कोई भी ततः अन्यम, उससे अन्य, इंद्रिय से अन्य चेतन का अनुमान कौन कर सकता है? फिर आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। फिर कौन करेगा अनुमान भिन्न चेतन का? अगर एक ही इंद्रिय सारा काम कर ले तो क्या ऐसा है? ऐसा है नहीं। ये तो अभ्युपगम से बोला है ना कि यदि ऐसा हो जाता, ये उधर लाना चाह रहे हैं कि विषय व्यवस्थानात् वाला हेतु को स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसा होता तो विषय अव्यवस्थित रहता, तो फिर अन्य चेतन की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि व्यवस्थित विषय है हर इंद्रिय का। तो अब उसी हेतु को ला रहे हैं, यस्मात्तु, जिस कारण से व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, इंद्रियां कैसी हैं? व्यवस्थित विषय वाली हैं, एक एक विषय को ही ग्रहण करती हैं। तस्मात्, इसलिए, यानी जिस कारण से इंद्रियां एक एक विषय ग्रहण करने वाली हैं, इसी कारण से वही हेतु अब काम करेगा हमारा। तस्मात् तेभ्यो अन्यश्चेतनः सर्वज्ञः सर्व विषय ग्राही विषय व्यवस्थितिम अतीतः अनुमीयते। अनुमान किया जाता है, अनुमान से जाना जाता है क्या? अनुमीयते का कर्म कौन है? कौन जाना जाता है? अन्यश्चेतनः, ये कर्म में प्रथमा हो गई। अन्यश्चेतनः, एक अन्य चेतन का अनुमान किया जा रहा है। और किस हेतु से किया जा रहा है? कि इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली हैं, इस हेतु से। क्योंकि इंद्रियां यदि व्यवस्थित विषय वाली हैं तो प्रतिसंधान तो हो ही नहीं सकता। प्रतिसंधान इंद्रियां नहीं कर सकती। 2 या 3, 4, 5 ज्ञानों को कोई भी इंद्रिय जोड़ नहीं सकती। उसको जोड़ने के लिए एक अन्य चेतन का अनुमान हो रहा है। तो तस्मात्, इस कारण से, तेभ्यः, उन इंद्रियों से, अन्य चेतना भिन्न चेतन अनुमीयते को, यहां जोड़ लो आप क्रिया को। अब ये अन्य चेतना के ही हैं सारे विशेषण आगे। वो अन्य चेतन कैसा है जिसका अनुमान हो रहा है? वो सर्वज्ञ, सारे विषयों को ग्रहण करने वाला, जितना भी जान सकता है वो सब कुछ जानने वाला। सर्व विषयग्राही, हर इंद्रिय के द्वारा प्राप्त विषय का ग्रहण करने वाला, जानने वाला। और विषय व्यवस्थितिम अतीतः, विषय की जो व्यवस्थिति है, एक विषय का ही ग्रहण करना, ऐसी जो व्यवस्थिति है जो कि हर इंद्रिय के साथ जुड़ी हुई है, हर इंद्रिय के साथ विषय की व्यवस्थिति जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो अन्य चेतन है ये कैसा है? विषय की व्यवस्थिति से अतीत। जैसे किसी को कहते हैं बंधन रहित, तो छूट दे दी पूरी। एक को सीमा में बांध दिया और एक को छूट दे दी, तो ये कैसा है? ये सीमा से रहित है। पीछे सर्वज्ञ आ चुका है, सर्व विषय ग्राही आ चुका। तो विषय का बंधन, क्योंकि चक्षु के साथ बंधन है क्या? कि तू केवल रूप को ही जान सकती है, हो गया बंधन। लेकिन अन्य जो चेतन जिसका अनुमान हो रहा है वो कैसा है? विषय की व्यवस्थिति से अतीत है, पार है, गया हुआ है उससे। इन विषय की व्यवस्था में बंधा हुआ नहीं है वो। ऐसे चेतन का अनुमान किया जा रहा है। अन्य के मतलब तो ये हो गया कि अब मान लीजिए यहाँ श्रवण हो गया, श्रवण जब कर दिया तो और विषय तो उस समय तो ग्रहण नहीं हो सकता है। तो उसमें अन्य से अभिप्राय क्या लिया? अन्य चेतन, अन्य चेतन, श्रवण से अन्य चेतन, श्रोत्र से अन्य चेतन, चक्षु से अन्य चेतन, सारी जगह घटेगा। आपकी पकड़ में आ गया जयदेव जी? बाकी पंक्ति स्पष्ट हो गई। इनकी ये जो हेतु है कि इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली हैं, ऐसा होने पर ही हो रहा है ये अन्य चेतन का अनुमान
यस्मात्तु जिस कारण से, फिर देखिए पंक्ति, यस्मात्तु जिस कारण से व्यवस्थित विषयाणी इंद्रियाणी, इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली हैं, इसी कारण से तस्मात् तेभ्यः अन्य चेतनः, इनसे अन्य चेतन, ठीक है, वो कैसा है, सर्वज्ञ है, सर्व विषयग्राही है और विषय की व्यवस्थिति से बाहर है बिल्कुल। वो एक ही विषय ग्रहण कर सकता है, ये बंधन नहीं है उसके साथ में, उससे बिल्कुल बाहर है। तो ऐसे चेतन का अनुमान हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसमें कारण छुपा हुआ है पीछे कि प्रतिसंधान नहीं हो पाएगा फिर नहीं तो। और उसमें कारण क्या है? इंद्रियों का इंद्रियों का व्यवस्थित विषय होना, उसमें वो कारण बन गया है। अब उसमें और स्पष्ट कर रहे हैं इसी को कि तत्र इदम अभिज्ञानम, ये जो अभिज्ञान होता है, अभिज्ञान कहते हैं पहचान को, ये जो अभिज्ञान होता है कि हम पहचान लेते हैं, पीछे की स्मृतियां हमारी आ जाती हैं सारी, वो उपस्थित हो जाती हैं। तो तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम, उस अभिज्ञान का आप खंडन कर नहीं सकते। पूर्व पक्षी से कह रहे हैं, पूर्व पक्षी भी उस अभिज्ञान का खंडन नहीं कर सकता। वो अभिज्ञान क्या है बताएंगे अभी आगे। अभी केवल इतना समझ लो आप, अभिज्ञान का पूर्व पक्षी भी खंडन नहीं कर सकता। अप्रत्याख्येयम माने खंडन करने योग्य है ही नहीं वो। क्यों? कि चेतन वृत्तम, ये चेतन का व्यवहार है। चेतन का व्यवहार कैसा है? अभिज्ञान वाला। ये अभिज्ञान का है विशेषण ये। तो तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम चेतन वृत्तम उदाह्रियते, आगे जो उदाहरण दे रहे हैं ये उदाहरण किसका है? अभिज्ञान का। अभिज्ञान कैसा है? अप्रत्याख्येय है। और कैसा है? चेतन वृत्त है, खंडन करने योग्य नहीं है, चेतन का व्यवहार है ये क्या? अभिज्ञान। उस अभिज्ञान का आगे उदाहरण दे रहे हैं। कैसे? कि रूपदर्शी खलु अयम, किसी मनुष्य ने रूप को देखा, किसी फल के, किसी वस्तु के रूप को देखा। रूपदर्शी, रूप को देखने वाला। अब उस समय क्या क्या हो रहा है वो देखिए कि रूपदर्शी खलु अयम, अयम कौन? जो देख रहा है रूप को, कोई मनुष्य, कोई भी आत्मा। तो रूपदर्शी खलु अयम रसम गंधम वा पूर्व गृहीतम अनुमिनोति, जिस फल का रूप वर्तमान में देख रहा है, ये उदाहरण कहाँ घटेगा? ऐसा फल देख रहा है जिसको पहले वो खा चुका है, पहले जिसकी गंध का ग्रहण कर चुका है, लेकिन वर्तमान में उसका रस ग्रहण नहीं कर रहा है, गंध ग्रहण नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? रूप का ग्रहण। लेकिन रूप का ग्रहण करते करते ही उसको रस और गंध की स्मृति आ रही है कि नहीं? अच्छा, स्मृति कब आती है? जब संस्कार बना है पीछे। संस्कार कब बनता है? अब आप फल में ही रहने दो, आप उदाहरण वही रहने दो, एक ही रहने दो, उसी पे सारी बातें आ जाएंगी। बदलो ही उदाहरण के लिए, उसी पे रहने दो। वो ठीक है, आप जो अचार बोलोगे मैंने फल बोल दिया, बात एक ही है। लेकिन हाँ, आपने अचार सारी से बोला भाई एकदम तीव्रता होती है, देखते ही मुंह पानी आने लगता है, आप यूं भी कह सकते हो। तो जिसने, जो अभी केवल रूप को देख रहा है, खा नहीं रहा है, सूंघ नहीं रहा है, परंतु उसकी स्मृति आने लगी, उसकी स्मृति आ रही है। तो स्मृति आती है संस्कार से। संस्कार कब बनता है? अनुभव से। इसका अर्थ है उसने उसको चखने का भी ज्ञान किया है और उसने उसके गंध का भी ज्ञान किया है। लेकिन रूप किससे देख रहा है? आंख से। तो आंख का न तो विषय गंध है और न ही विषय रस है, ठीक है। तो ये जो अभिज्ञान हो रहा है, पीछे की पहचान होना, पीछे की स्मृति उभरना है, इसको प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। तो रसम गंधम व पूर्व गृहीतम अनुमिनोति, उसका अनुमान कर रहा है। अनुमान से तात्पर्य यहाँ पर अनुमान प्रमाण नहीं, ये जो हाँ एक ज्ञान स्मृति के द्वारा हो रहा है उसी को लेना है। अब इसको उलट दो आप थोड़ा सा, जैसे रूप को देखने वाला रसगंध का अनुमान कर रहा है, अब इसमें से गंध को पकड़ लिया। अब गंध प्रतिसंवेदी इस समय वर्तमान में केवल सूंघ रहा है, ठीक है। उसको आंख बंद करके सूंघ रहा है ऐसे मानना पड़ेगा अभी आपको, आंख बंद कर। हाँ, बाहर से गंध आ रही यूं भी ले सकते हैं, और सामने है तो आंख बंद करके सूंघ रहा है। पहचान करवाते हैं कभी कभी ऐसे ही कि आंख बंद करो, किया, फिर कोई वस्तु सामने रख दी कि गंध आ रही है कि हाँ आ रही है, कि बताओ क्या है। अब उसका पूरा पहले से सब परीक्षित है,
हाँ वैसे गुरु जी आप रसोई कुछ अगर बन रहा हो, हम लोग इधर बैठे हैं तो जो पहले रस गंध ले चुका, गंध हाँ से पहले, क्या बना है, हाँ पहले ग्रहण कर चुका है वो, क्या मूंग का बना है, किसका बना है, वो पता चल जाएगा। तो गंध प्रतिसंवेदी च रूप रस अनुमिनोति, वो रूप रस का अनुमान करने लगा। ठीक है। एवं इसी प्रकार से 2 वाक्य दे दिए। इसी प्रकार से विषय शेषेपि वाच्यम, जो अन्य विषय हैं, जो शेष और रह गए बहुत सारे विषय, हमने केवल रूप का दे दिया और गंध का दे दिया, अन्य भी विषय हैं, उनमें भी ऐसे ही समझ लेना चाहिए। है रूपम दृष्ट्वा गंधम जिघ्रति घ्रात्वा च गंधम रूपम पश्यति, रूप को देख करके गंध को ग्रहण कर रहा है, गंध सूंघ रहा है। और घ्रात्वा च, और कभी कभी सूंघना पहले हो जाता है घ्रात्वा च गंधम रूपम पश्यति, नहीं घ्रात्वा च गंधम रूपम पश्यति। यहाँ था रूपम दृष्ट्वा गंधम जिघ्रति, पहले रूप को देखा, अब गंध ग्रहण कर रहा है। और घ्रात्वा च गंधम, गंध को ग्रहण कर रहा है पहले, फिर रूप को देख रहा है। तो इस तरह से दोनों प्रकार से देख लिया कि तद एवं अनियत पर्यायम, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले रूप को ही देखा जाएगा फिर गंध ग्रहण की जाएगी, आप इसमें क्रम भी बदल सकते हैं। तो नियत पर्याय नहीं है कि इसके बाद ही ये होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कोई सीडी होती है, सीडी छोड़ो आप, जैसे वो पहले वो होते थे ना ग्रामोफोन रिकॉर्ड, तो वहां सुई रखते थे ना उसके ऊपर और वो घूमते थे। अब वो सुई उठा के आप कहीं भी रख दो उसमें, वहीं से चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं वहां पहुंचना होगा तो आपको शुरू से ही चलना पड़ेगा, ऐसा है क्या? अच्छा, अब आप कैसेट ले लो, अब तो बहुत कम हो गए हैं कैसेट, समाप्ति हो रहे हैं धीरे धीरे। कैसेट में आपको यदि बीच में से कहीं सुनना है, क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड कह दो या रिवाइंड कह दो, कुछ भी कह दो, चलना तो क्रम से ही हुआ। पीछे क्रम चलना, आगे छलांग मार के पहुंचो, नहीं पहुंच सकते ना। तो ऐसा ही है यहाँ पर, घुमा घुमा के ले तो यहाँ कैसा है, ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड के समान अनियत विषय है, यानी अनियत पर्याय। पर्याय में कोई क्रम नहीं है यहाँ पर, इसी क्रम से आपको चलना पड़ेगा। कोई भी विषय ग्रहण कर लीजिए आप, कहीं से भी प्रारंभ हो जाइए। जैसे कोई सर्किल है तो उसका हम प्रारंभ का बिंदु कौन सा माने? कोई सर्किल है बना हुआ, प्रारंभ का बिंदु कौन सा है उसमें? कोई सा नहीं, कहीं से ही प्रारंभ कर दो। तो ऐसे ही हमारे ये विषय हैं सारे, कहीं से ही प्रारंभ कर दो, लेकिन न्याय दर्शन मत करना कहीं से ही प्रारंभ, इसे क्रम से ही चलाना पड़ेगा। ऐसे ही प्रथमावृत्ति भी, अष्टाध्यायी भी। हाँ, आप पढ़ लेंगे पूरा, फिर आप कहते हैं मुझसे कहीं से भी पूछ लो। फिर क्या हो जाएगा? अनियत पर्याय, कि नहीं आप पहले मुझसे प्रारंभ का ही पूछो तभी बताऊंगा आगे का मैं, ऐसे नहीं ना। नियत पर्याय तभी हो जैसे पूरा रट्टा हुआ है व्यक्ति को, फिर उसके अंदर सीखा है भैया अ है, उससे पहले वाला सूत्र क्या है, कहीं से ही पूछ लो। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तद एवं अनियत पर्यायम सर्व विषय ग्रहणम, सारे विषय का ग्रहण करने वाला एक चेतनाधिकरणम अनन्य कर्तृकम प्रतिसंधत्ते। तद एवं इस प्रकार से नियत पर्याय नहीं है जिसका सर्व विषय ग्रहणम। अब यहां जो विशेषण आ रहे हैं सारे ये आ रहे हैं सर्व विषय ग्रहणम के, सारे विषयों का ग्रहण। ठीक है, अब सारे विषयों का ग्रहण कैसा है? अनियत पर्याय है, निश्चित क्रम से नहीं है। विषय सारे हैं लेकिन कहीं से भी प्रारंभ हो सकता है। और एक चेतन अधिकरणम, ये सारे विषय, ये सारा ज्ञान विषयों का, सर्व विषय ग्रहणम, ग्रहण माने ज्ञान, ये ज्ञान जहां अधिष्ठित है, जहां अधिष्ठित है उसका अधिकरण वो कैसा है? एक चेतनाधिकरणम, एक चेतन अधिकरण है इनका। किनका? एक चेतनम अधिकरणम यस्य तत् सर्व विषय ग्रहणम। ये बहुरी समास है, एक चेतन है अधिकरण जिनका, ऐसे सब विषयों का ज्ञान। और अनन्य कर्तृकम, ये सर्व विषय का ज्ञान कैसा है? अनन्य कर्तृक है, अन्य कर्ता अन्य कर्ता, और
अन्यः कर्ता यस्य तत् अन्य कर्तृकम, न अन्य कर्तृकम अनन्य कर्तृकम। इनकी ये जो सारे विषयों ग्रहण हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान जो पीछे बताया था, ये अन्य कर्तृक नहीं है, अनन्य कर्तृक है। तो अनन्य कर्तृक का तात्पर्य, अन्य का अर्थ भिन्न, भिन्न भिन्न कर्ता होना, जैसे पीछे इंद्रियों की बात आई थी। और ये एक ही कर्ता वाला है, क्योंकि पीछे कह दिया ना एक चेतनाधिकरणम अनन्य कर्तृकम। तो ऐसा जो विषय का ज्ञान होता है ये प्रतिसंधत्ते, कोई भी मनुष्य उसको उनको जोड़ लेता है फिर आपस में। यानी सर्व विषय ग्रहणम, सारे विषयों का जो ग्रहण हुआ है, रूप भी जान लिया, रस भी जान लिया, उसकी गंध भी जान ली, इन सब को कौन जोड़ रहा है? इन सब को कौन जोड़ रहा है? तो कोई अन्य चेतन मानना होगा, वो इनको जोड़ रहा है। ठीक है। और प्रत्यक्ष अनुमान आगम संशयान प्रत्ययांश्च नाना विषयान स्वात्म कर्तृकान प्रतिसंधाति प्रतिसंधाय वेदयते। यहां कर्ता छिपा हुआ है, कोई भी मनुष्य ले सकते हैं आप, कोई भी आत्मा। प्रत्यक्ष अनुमान आगम संशयान, प्रत्ययान का है ये विशेषण। प्रत्यय ज्ञान कितने कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो ये तो प्रमाण हो गए, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये तो हो गया प्रामाणिक ज्ञान। लेकिन संदेह का भी ज्ञान होता है, संशय का भी तो ज्ञान होता है, तभी तो कोई कहेगा मुझे संशय हो रहा है। तो जिसको संशय हो रहा है, क्या वो कुछ भी नहीं जान रहा है? संशय किसको होता है? थोड़ा जानता थोड़ा नहीं जानता, जो तब संशय होता है। संशय के 5 कारणों में देखा होगा आपने, वहां भी ज्ञान छिपा हुआ है कि इससे सुना, इससे भी सुना, विरोधी बातें सुनी, लेकिन ये विरोधी है, ये विरोधी है, समझ तो गया, ज्ञान तो हुआ। तो संशय भी एक ज्ञान है, और प्रामाणिक ज्ञान वो यथार्थ ज्ञान है। तो यथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान, ज्ञान दोनों में आएगा। जैसे विद्या में भी विद्या है और अविद्या में भी अविद्या में विद्या है कि नहीं है? विद्या में नए प्रत्यय हुआ, प्रत्यय नहीं, समास, नए समास, न विद्या विद्या। लेकिन नए समास में एक विशेषता होती है। एक वाक्य है महाभाष्य का कि नए इव युक्तम, नए और इव, इन 2 शब्दों को हम जब लगाते हैं किसी के साथ में, तो नए इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थ गति ही, उससे भिन्न और उसके सदृश, उससे भिन्न और उसके सदृश। जैसे किसी से कहा कि अनश्वम आने, घोड़े को मतला, अनश्वम जो घोड़ा नहीं है, अनश्व क्या हुआ? अनश्व क्या है? घोड़ा न हो तो कोई चीज मंगा तो रहा है वो, अनश्वम आने। अब क्या निहितार्थ है इसमें? घोड़े को मतलाना, कुछ और ले आना। वो ले आया मिट्टी का ढेला उठा गए एक, क्या सही किया उसने? क्या गलत किया? गलत इसलिए किया, घोड़ा का तो उसको बहुत है अनस्व माना है, लेकिन इतना है अनस्व माना है, मतलब ठीक है घोड़ा तो मतलब, लेकिन घोड़ा का सदृश कोई पता। हाँ, तो वही बात हो रही है वो कि कोई पशु लाना है, अश्व से भिन्न फिर भी अश्व के सदृश। अश्व के सदृश, जो अश्व काम करता है वही भैंस लाता, ये नई विशेषता होती है। एकदम हमें और कहीं नहीं पहुंच जाना है, जिसका निषेध किया रहा है वो चीज तो नहीं आएगी, लेकिन उससे मिलती जुलती कुछ और तो हो। तो हाँ, कुछ तो पियो। अब चाय नहीं पीनी है, अब कोई चने खाने लगा कि देखो मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। नहीं, हमने नहीं, वाक्य कैसे बोलेंगे भाई? चाय का निषेध करते हुए, चाय को आप जो है पेय शब्द ले लो, वैसे अगर वैसे पेय तो पूरा नहीं बनेगा। अब कहा कि अपेयम पीबो, अब पेय का अर्थ यहाँ चाय ले लो केवल आप, कि अपेयम पीबो, जो चाय नहीं है उसको पी। वो चने खाने लगा। गाँव में भी तो पूछते हैं, अरे जल पी, दूध पी, कुछ तो पी। दूध पी लो। तो अनश्व माने घोड़ा मतला, लेकिन घोड़े के सदृश कोई और पशु ला। वो तो नहीं बोले चने खा लो।
तो न एव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति है। तो इस तरह से एक ऐसा चेतन चाहिए, नहीं वो तो हो गया पीछे। तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम संशयान प्रत्ययान, और कैसे हैं ये प्रत्यक्ष आगम अनुमान संशय आदि भी? नाना विषयान, कभी किसी का ज्ञान, कभी किसी का ज्ञान, कभी किसी का ज्ञान, और कभी किसी में संशय, कभी किसी में संशय, कभी किसी में संशय है? तो नाना विषयान। और स्वात्म कर्तृकान, स्व आत्म, स्वयं, स्वयं आत्मा, स्वयं आत्मा जो है वही करता है इन सारे विषयों का। ये विषय कैसे हैं? स्व आत्म कर्तृकान, ये प्रत्यय का विषय नहीं सारा, ये प्रत्ययान। इन ये जो ज्ञान हो रहे हैं सारे आगम से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से और भिन्न भिन्न विषय वाले ज्ञान, इन ज्ञानों का कर्ता कौन है? तो कि स्व आत्म, स्वयं ही एक आत्मा। तो स्वात्म कर्तृकान, ऐसे इन सारे प्रत्ययों को एक आत्मा प्रतिसंदधाति, इनको आपस में जोड़ता है, इनका आपस में संबंध स्थापित करता है, इनको समझता है। और प्रतिसंधाय वेदयते, उनको जोड़ करके फिर एक निष्कर्ष निकालता है उसका कि ये वस्तु वही है। ये अंत में जाकर के उसका निश्चय होता है। ऐसे ही मान लो हम किसी शास्त्र को पढ़ रहे हैं। अब शास्त्र को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, दो ही प्रकार से तो होता है अध्ययन, या तो श्रवण से या अध्ययन से। आप अध्ययन वहां भी ले सकते हो श्रवण में, लेकिन यहां अध्ययन से मेरा तात्पर्य नेत्र खोल करके पढ़ना। उसको आप पठन कह दो, चलो अध्ययन हटा दो। तो पठन से भी हम शास्त्र को जानते हैं और श्रवण से भी जानते हैं। हमारे पास शास्त्र नहीं है लेकिन दूसरा सुना रहा है हमें बोल करके। यहां जो आगे उदाहरण दे रहे हैं ये सुनने वाला भी लिया इन्होंने कि सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, सारे विषय हैं जिसमें, सर्वे विषयाः यस्मिन तत्शास्त्रम, सारे विषय वाले, यानी कई विषय, सारे का तात्पर्य यहां पर जितना वर्णन कर सकता है शास्त्र वो सारे विषयों से भरे हुए हैं। और सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, सारे विषय वाले उस शास्त्र को जो सुनने वाला है वो समझ लेता है, जान लेता है। लेकिन कैसे जान लेता है? सुन किससे रहा है? श्रोत्र से, श्रोत्र से सुन रहा है। लेकिन जान कैसे रहा है सारे विषय को? जबकि श्रोत्र का कार्य क्या है? तो कहा कि अर्थम प्रतिपद्यते अर्थम, सारे विषय वाले शास्त्र को जान करके अर्थम, जो अर्थ है उसका, वो अर्थ कैसा है कि अविषय भूतम श्रोत्रस्य, श्रोत्र का विषय नहीं है सारा अर्थ। श्रोत्र का विषय क्या है? श्रोत्र का विषय क्या है? नहीं, श्रवण तो है, लेकिन शास्त्र जो सुन रहा है उसमें श्रोत्र का विषय क्या बना? दूसरे के द्वारा बोले गए वर्ण, वाक्य, शब्द और उन शब्दों की तीव्रता, मंदता, धीरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, तेज बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, गति कैसी है बोलने की, अस्पष्ट बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है, ये सारा विषय किसका रहा? श्रोत्र का। लेकिन उस वाक्य का अर्थ क्या है? ये श्रोत्र का विषय नहीं है। श्रोत्र का विषय केवल शब्द, और शब्द से तात्पर्य ध्वनि, और ध्वनि उसका अर्थ नहीं है। ईश्वर निराकार है, ये वाक्य सुना श्रोत्र ने, तो श्रोत्र ने क्या जान लिया कि हाँ ईश्वर निराकार है? क्या जाना उसने? उसने जाना कि ई बोला गया है, फिर श बोला गया, फिर व बोला गया, र बोला गया, ईश्वर बोला गया, इतना लंबा वाक्य बोला गया है, जल्दी बोला गया, धीरे बोला गया, यही सारी बातें तो हैं। मधुरता से बोला, कठोरता से बोला, जितने भी शब्द के धर्म हैं वो सारे उसने पकड़ लिए, लेकिन अर्थ से कोई तात्पर्य नहीं उसका। तो वही बता रहे हैं कि यहां पर प्रतिपद्यते, जिस अर्थ को वो जान रहा है व्यक्ति सुनने वाला, अर्थम जिस अर्थ को जान रहा है वो अर्थ कैसा है? अविषय भूतम श्रोत्रस्य, श्रोत्र का विषय नहीं है वो। और क्रम भाविनः वर्णान श्रुत्वा,
वर्णों को सुन रहा है, वर्णों को सुन करके, लेकिन वर्ण कैसे सुने थे? क्रम से, क्रम भावी। क्या वर्ण हम अक्रम से सुनते हैं? मैं जैसे बोल रहा हूं, आपको जो सुनाई पड़ रहा है, ये क्रम से सुनते हैं या बिना क्रम के? बिना क्रम। बिना क्रम के? बिना क्रम या शब्द माले बोले गुरुजी। मैंने बोला कमल, ऐसे नहीं, मैंने बोला कमल। आपने पहले ल को सुना या म को सुना या क को सुना? वो तो यहाँ तो सिस्टम से सुन लिया गुरुजी। और कहाँ पे? जैसे बोला जैसे वर्ण समाम्न आए हैं, वह एक व्यवस्थित रखा गया है। चलो अयुण रिलिक्स बोला मैंने, अब कैसे सुनोगे? आप पहले रिलिक्स सुनोगे, पहले अयुण सुनोगे? वही बात हो रही है। तो क्रम भंग तो कहीं भी नहीं हुआ, आप उदाहरण कहाँ का दोगे फिर आप? तो यही शब्द है क्रम भाविनः वर्णान श्रुत्वा। जैसा बोला वैसा। हाँ, यानी वर्ण हमेशा क्रम से ही सुने जाते हैं, इसका कोई भी आपको अपवाद नहीं मिलेगा। कमल कमल लमक नहीं बोल सकते तो आप लमक सुनोगे फिर? कमल नहीं सुना। तो लमक ही सुन, वहाँ नहीं तो आप ये कह करके क्या ये कह रहे हो क्रम भंग करके भी सुन सकते हैं? हम नहीं कर सकते, फिर अर्थ का अनर्थ होगा। फिर ये वाक्य क्यों बोला आपने कि लमक क्यों बोला फिर? मतलब वही लमक, हमें कमाल बोलना जहाँ यथार्थ अर्थ है उसको तो ठीक है, हमें लमक बात ये है हम सुनते क्रम से हैं या बिना क्रम के? क्रम से सुनते हैं, बस वही बात है। तो क्रम भाविनः श्रोत्रस्य वर्णान श्रुत्वा, वर्णान का विषय क्रम भाविनः श्रोत्रस्य, ये तो हो गया श्रोत्रस्य, इधर आएगा ये अविषय भूतम श्रोत्रस्य, ये तो इसके साथ जुड़ गया। और क्रम भाविनः वर्णान श्रुत्वा, क्रम से होने वाले वर्णों को सुनकर, नहीं पूरा वाक्य एक साथ ही ले लीजिए। तो क्रम से होने वाले वर्णों को सुनकर, एक प्रक्रिया बता रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है फिर? अब अंदर हमारे अंतःकरण में, मन में जाकर के जो हमने क्रम से वर्ण सुने हैं, ध्यान रखना, हमने शब्द नहीं सुना, हमने वाक्य नहीं सुना। क्या सुना है हमने? वर्णों को सुना है। अब वर्णों को सुन करके क्या करेंगे? अंदर उनको जोड़ेंगे। अब ये क्या हो रहा है? प्रतिसंधान। अंदर जोड़ रहे हैं वर्णों को। अब तो वर्णों को जोड़ करके पद बनाया, और पदों को जोड़ा तो वाक्य बना। ठीक है, तो पद वाक्य भावे न प्रतिसंधाय, पद और वाक्य के रूप में उनको जोड़ करके, मिला करके, प्रतिसंधाय शब्दार्थ व्यवस्थाम च बुद्धिमानः। अब जब वाक्य पूरा बना लिया हमने, अब उसमें जो शब्द आ रहे हैं और उनका जो अर्थ है, उनकी व्यवस्था में संगति कैसे लगेगी? क्योंकि एक वाक्य का कई प्रकार से अर्थ हो सकता है, हमें उस प्रकरण में संगति क्या लगानी है, ये उसकी व्यवस्था है। लेकिन ये भी कब हो पाएगा? जब हमें उन शब्दों का अर्थ पहले से पता है, पहले से सीखा। तो शब्दार्थ व्यवस्थाम च बुद्धिमानः, शब्दार्थ की व्यवस्था को जानता हुआ। कौन? जो सुन रहा है। अनेक विषयम अर्थ जातम अग्रहणीयम एकैकेन इंद्रियेण गृह्णाति। अनेक विषयम अर्थ जातम, अब ये अर्थ जातम का विशेषण है अनेक विषयम, यानी ऐसा अर्थ जात, ऐसा अर्थ का समूह, ऐसा जो ज्ञान का पूरा एक समूह हो गया है, वो कैसा है? ज्ञान अनेक विषयम, अनेक विषय वाला है, अनेक अर्थ उसके निकल सकते हैं, अनेक विषय वाला ज्ञान अर्थ जातम। और एकैकेन इंद्रियेण अग्रहणीयम, एक एक इंद्रिय से गृहीत न होने वाला। जैसे कोई वाक्य बोला गया, अब उसका अर्थ गंध भी हो सकता है, उसका अर्थ रूप भी हो सकता है, उसका अर्थ शब्द भी हो सकता है, अनेक सारे विषय हो सकते हैं, या इनसे भिन्न और विषय ले सकते हैं। ये सारे विषय एक एक इंद्रिय के द्वारा गृहीत नहीं होते। तो अग्रहणीयम एकैकेन इंद्रियेण, ऐसे उन विषयों को वह व्यक्ति सुनने वाला गृह्णाति, जान लेता है। तो उसको वो जान लेता है। तो सा इयम सर्वज्ञस्य, ऐसी यह कौन? ये आगे आ रहा है, ज्ञेय अव्यवस्था। सा इयम सर्वज्ञस्य ज्ञेय अव्यवस्था, ज्ञेय की अव्यवस्था, जानने योग्य विषयों की अव्यवस्था। अव्यवस्था से क्या तात्पर्य? यहाँ पर तुरंत ध्यान हमें पहुंचेगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर अव्यवस्था है। ये अव्यवस्था ही होती है, हमारे ज्ञेय की अव्यवस्था ही है, अर्थात व्यवस्थित ज्ञेय नहीं होते हैं। हम किसी भी क्रम से कहीं से भी जानना प्रारंभ कर सकते हैं,
कोई व्यवस्था नहीं है, क्रम से नहीं होता है, और एक विषय को नहीं अनेक विषयों को जान सकते हैं। तो ज्ञेय की अव्यवस्था है ये, किसकी? सर्वज्ञ की, जो सारे विषयों को जानने वाला है आत्मा, उसकी ये जो अव्यवस्था है। ये अनुपदम न शक्या परिक्रमितुम, अनुपदम ये जो वाक्य आते हैं ना, ऐसे जैसे हम बोलते हैं कि आप केवल इतना मात्र कह करके हमारा खंडन नहीं कर सकते, कि आपने एक बात बोल दी बस सारी बातें हमारी कट गई, ऐसे नहीं होता है। अनुपदम, एक पद बोला, कोई एक शब्द बोला और अनुमान उसके पीछे आपने क्या कह दिया? कर दिया मैंने खंडन। यानी ये विषय ऐसा नहीं है कि आप एक शब्द बोले खंडन कर दो इसका। अनुपदम न शक्या परिक्रमितुम, परिक्रमितुम का अर्थ लांघना होता है वैसे, लेकिन यहां लांघने का तात्पर्य खंडन करके लांघ जाना और आगे निकल जाना। तो ऐसे आप एक शब्द कह करके इस बात का खंडन नहीं कर सकते। किस बात का? ज्ञेय की अव्यवस्था का। अर्थात है ये ज्ञेय की अव्यवस्था ही है। पीछे कहा था ना कि अनियत विषय वाला होता है ये, अनियत पर्याय वाला होता है ये, व्यवस्था नहीं है। और ऐसा नहीं है केवल रूप को जाने, केवल शब्द को जाने, केवल गंध को जाने, ऐसा नहीं है। तो ज्ञेय की अव्यवस्था है इसकी, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। और हमने जो पीछे उदाहरण दिए हैं ये तो केवल निदर्शन मात्र हैं, संकेत मात्र हैं। उसी के लिए शब्द कहा आकृति मात्रम तु उदाहृतम। हमने उदाहरण केवल आकृति मात्र थोड़े से दिए हैं ये। तो तत्र अंत में बोल रहे हैं कि तत्र यद उक्तम इंद्रिय चैतन्य सति किम मन्येन चैतन्येन तद अयुक्तम भवति। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था पीछे कि इंद्रियां सारी अलग अलग चेतन हैं ही, और इनसे अतिरिक्त अन्य किसी चेतन को मानने की क्या आवश्यकता है, ये आपका कथन कैसा है? कैसा है? अयुक्तम, ये ठीक नहीं है। इति त्रिभिः सूत्रैः इंद्रिय व्यतिरेक आत्म प्रकरणम। इंद्रियों से भिन्न आत्मा है, इसका प्रकरण 3 सूत्रों से पूरा हुआ। अब कौन सी बात रह गई जो नहीं कही अभी? संघात आत्मा है, इसका खंडन अभी नहीं हुआ है। इंद्रिय से व्यतिरिक्त आत्मा है, इंद्रिय से अलग आत्मा है, ये बात सिद्ध हो गई। लेकिन पीछे एक 2 बातें थी ना, एक तो इंद्रियों से अलग आत्मा, दूसरा क्या था? ये तो इंद्रियों को आत्मा मानना, एक ये विषय था। दूसरा क्या था? संघात को आत्मा मानना। यद्यपि विषय 3 थे, 3 में क्या क्या था कि इंद्रियों, प्रारंभ में 2 विषय उठाए थे, उसमें यह था कि क्या देहादि संघात जो है इससे अतिरिक्त आत्मा है अथवा संघात ही आत्मा है। फिर भाष्यकार ने एक विषय और ले लिया था बाद में कि इंद्रियां जो पृथक पृथक हैं, अलग अलग इंद्रियां, इनसे भी अतिरिक्त आत्मा है। यानी संघात में भी हम एक एक इंद्रिय को आत्मा कह सकते हैं। ये पीछे पूर्व पक्षी ने बात उठाई थी कि संघात के अंदर भी जो पृथक पृथक इंद्रियां हैं इनको भी तो आत्मा कह सकते हैं। ये वही विषय चल रहा था अभी, उसका तो इन्होंने खंडन कर दिया। अब जो आगे विषय चलेगा ये संघात से भी है वो आत्मा अतिरिक्त, इंद्रियों से अतिरिक्त है ये तो सिद्ध हो गया, लेकिन संघात से भी अतिरिक्त है, ये विषय आगे आएगा। प्रणव ध्वनि। ओ